जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है बेटा बायोमोलिक्यूल। आप बोलोगे सर आज तक हम क्या कर रहे थे? बेटा आज तक हम एंजाइम पढ़ रहे थे। एंजाइम भी यूं तो बायोमोलिक्यूल ही होता है, और बेटा मैंने बताया था कि वो मैक्रोमोलिक्यूल है, कुछ है ऐसे करके। देखो बेटा हमारा बेटा जी चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल, बेटा ये क्या है इसको आप रेस्ट में देख लेना, और नहीं तो मैं मोइन सर से बता दूंगा क्या है, क्या कुछ लिखा हुआ है। अरे तुम्हारा कोई ये सिलेबस वगैरह है बेटा, इसमें से जूलॉजी की ज्यादा टेंशन मत करना, और सब्जेक्ट की टेंशन लो बेटा, और स्पेशली बेटा बॉटनी की। चलो बेटा देखो इधर बायोमोलिक्यूल की बेटा हम लोग बात कर लेते हैं। बेटा जी बोलना नहीं, 2 वर्ड इसमें आपको नजर आ रहे हैं। एक वर्ड है बेटा बायो, जो बना होता है बायो से, ये बहुत बार आ चुका है। सेकंड वर्ड है बेटा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल ही रहता है। बायोस का मतलब जो होता है बेटा वो आप सब जानते हैं, वो कौन होता है बेटा? लाइफ, या बेटा लाइफ को हम लोग क्या भी नाम दे देते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ना केवल बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? लिविंग टिश्यू। समझ लो बेटा जी। दूसरा बेटा जो वर्ड है उसका नाम है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का मतलब भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा। मॉलिक्यूल कब बनता है? आपको पता है बेटा नेचर में कौन प्रेजेंट्स होते हैं? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स जो होते हैं ना बेटा, ये अपने अंदर या तो खुद जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं, ये तो केमिस्ट्री की बात है ना बेटा, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। बट एक बात याद रखना कि एलिमेंट का बेटा जो एडिशन होता है वो ही आगे जाके किसको बनाता है? बोलो जरा बेटा जी, मॉलिक्यूल्स को। मतलब बेटा इतना तो नाम से क्लियर हो गया कि बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनकी बॉडी में, उनके टिश्यू में, उनके सेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेटा एलिमेंट्स होंगे, और बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कौन होंगे? बोलो जरा, मॉलिक्यूल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये आ जाती है, एनसीईआरटी आपको क्या सिखाना चाह रही है। एनसीईआरटी ने एक बात बोली, देखो भाई बायोमोलिक्यूल के वर्ड से हमको एक समझ में आ गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो प्लांट्स भी हो सकता है, वो माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी एक बात बोलना चाह रही कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लाइफ हो, कोई भी लिविंग टिश्यू हो, उनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन प्रेजेंट होते हैं बेटा? एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन प्रेजेंट होते हैं? बोलो जरा, बोलो ना बेटा, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा ये जो प्रेजेंट है ना, इनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? बायोमोलिक्यूल। लेकिन एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, एनसीईआरटी आपको बेटा एक बात ये सिखाना चाह रही है कि ये जो अर्थ है, और इस अर्थ को आप लोगों को बेटा क्या बोला है? एक बायोस्फीयर माना है, और होता भी बेटा इकोसिस्टम भी मान सकते हैं हम इसको। एनसीईआरटी ने बोला मान लीजिए भाई साहब ये जो पूरा बायोस्फीयर है, ये जो अर्थ है, इस अर्थ पर एक वाइड डायवर्सिटी मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये आप जानते हो, क्योंकि आपने बेटा प्लांट एनाटॉमी भी पढ़ा है, और आपने प्लांट डायवर्सिटी भी पढ़ा है, और एनिमल डायवर्सिटी को भी आपने पढ़ा है। एनसीईआरटी की इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है कि अर्थ एक बायोस्फीयर है, और इस बायोस्फीयर पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ऐसे कहते बेटा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एक वाइड क्या मिलती है? डायवर्सिटी। अब एनसीईआरटी आपको बेटा पर दो कंपैरिजन कराना चाहती है। एनसीईआरटी एक बात आपसे कहना चाहती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये जो कौन है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो बेटा फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, समझ लो बेटा, फंगाई है, आपने सब पढ़े होंगे ना ये, हाँ कि ना। एनसीईआरटी एक बात पूछना चाहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या इन सब के अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल्स हैं वो सिमिलर होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? केमिकल्स का मतलब बेटा दोनों चीजों से है, एलिमेंट्स भी और इनसे बनने वाले कौन? बोलो बेटा, कंपाउंड्स भी। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब एनसीईआरटी ने आपको पहला क्वेश्चन ये बोला है कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, या बेटा
एलिमेंट से बने हुए कौन प्रेजेंट है बोलो जरा, इट्स कंपाउंड्स। या ये जो होते हैं बेटा ये सिमिलर होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। दूसरा बेटा एनसीईआरटी का आप जब पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने एक बात और आपको यहां एक्सप्लेन करी है, ये जो बेटा लिविंग टिश्यू है, अब चाहे बेटा वो प्लांट्स का हो या बेटा वो एनिमल का हो या माइक्रोब्स हो, अब उसका बेटा एनसीईआरटी ने कंपैरिजन एक अर्थ क्रस्ट के एक सैंपल के साथ किया है। समझ रहे हो ना, अर्थ क्रस्ट का मतलब बेटा ये जो अर्थ है ना इसका कोई एक पार्ट ले लिया, वो पार्ट लिया बेटा, समझ रहे हो ना, एक सैंपल ले लिया और एक लिविंग टिश्यू ले लिया। वो लिविंग टिश्यू किसी का भी हो सकता है, वो प्लांट्स भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो माइक्रोब्स भी हो सकता है। अब एनसीईआरटी दोनों का कंपैरिजन कर रही है, क्या अर्थ क्रस्ट में और किस में, क्योंकि बेटा ये पूरा है तो बायोस्फीयर ही ना। अब एनसीईआरटी कंपैरिजन कर रही है कि जो अर्थ क्रस्ट का सैंपल है और जो लिविंग टिश्यू है इसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सिमिलर है कि नहीं है, इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट है वो सिमिलर है कि नहीं है, मतलब क्या क्या सिमिलरिटी देखने को मिल रही है बायोमोलिक्यूल्स को लेके। समझ रहे हो बेटा, एनसीईआरटी ने दो काम किए बेटा। ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 142 जब आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के पहला पैराग्राफ में एक कंपैरिजन किया गया है बेटा ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और एक सेकंड कंपैरिजन किया गया है अर्थ क्रस्ट के सैंपल के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। समझ रहे हो बेटा, अब देखना जरा बेटा क्या क्या आपको देखने को मिलता है, कैसा कैसा आपको देखने को मिलता है बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। समझ लीजिए बेटा जी, ये मैंने आपको एक पूरा बेटा अर्थ को बना दिया। इसको अर्थ ना बोल के बेटा मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक बायोस्फीयर है बेटा। ये है बेटा आपका अर्थ, और इसको बेटा हम लोग क्या भी बोलते हैं, बायोस्फीयर। ये इकोलॉजी के वर्ड होते हैं बेटा। अब सुनना बेटा जी एनसीईआरटी आपको क्या कहना चाह रही है। एनसीईआरटी आपको कह रही है कि ये जो बायोस्फीयर है ना, इस बायोस्फीयर पर एक क्या मिलती है बोलो जरा, वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये देखने को मिलती है। जैसे बेटा एनसीईआरटी ने यहां पर आपको कुछ एक वर्ड लिखे हैं, वाइड डाइवर्सिटी में एनसीईआरटी ने बोला है इस अर्थ पर कौन भी प्रेजेंट होते हैं बोलो जरा बेटा, एनिमल। इस अर्थ पर कौन भी प्रेजेंट होते हैं बोलो जरा बेटा, प्लांट्स। बोलो बेटा हाँ की ना। और बेटा जी इस अर्थ पर कौन भी प्रेजेंट होते हैं बोलो जरा, बोलो ना, माइक्रोब्स भी बेटा प्रेजेंट होते हैं। अब एनसीईआरटी ने बेटा एक क्वेश्चन यहां पर छोड़ा है आपको, क्या बेटा सुनना, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, are all living organism made up of similar types या बेटा सिमिलर केमिकल्स। ये बेटा क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी ने। और केमिकल्स में बेटा दोनों चीजें होती हैं, एलिमेंट्स भी एंड बेटा इट्स कंपाउंड। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे आपने एलिमेंट्स पढ़े होंगे, वो जितने भी एनिमल हैं बेटा, ऑल लिविंग एनिमल्स, इनके अंदर ये जो कौन है बोलो बेटा, एलिमेंट्स है। समझ रहे हो ना, और इनके कौन है बोलो बेटा, कंपाउंड्स। ये सिमिलर होते हैं कि डिफरेंट होते हैं। तो सुनो बेटा, पहले मैं आपको इसको समझाऊंगा। दूसरा बेटा कंपैरिजन में एनसीईआरटी ने क्या किया है सुनिएगा जरा। एनसीईआरटी ने मान लो बेटा पूरा अर्थ था, ये पूरा अर्थ क्रस्ट था। एनसीईआरटी ने क्या किया कि मान लीजिए बेटा ये जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, इनका कोई एक टिश्यू ले लिया, ठीक है बेटा, और उसका कंपैरिजन किससे कर रहा है, अर्थ क्रस्ट के साथ। एनसीईआरटी ने मान लीजिए बेटा ये छोटा सा पार्ट, इसको आप लोग मान लीजिए बेटा जी सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट, इसको ले लिया बेटा एक साइड, सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब बेटा एनसीईआरटी क्या कर रही है, पहले तो बेटा मैं आपको इस बात का क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स और नॉट। ठीक है बेटा, सुनिएगा जरा।
जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी ने बेटा एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ क्रस्ट को, तीनों को बेटा एक साथ ही समझा रखा है। एनसीईआरटी ने क्या कुछ कहा है बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक दो एग्जांपल से। जैसे बेटा मुझे एक बात बताओ, ग्लूकोज कौन होता है? ग्लूकोज एक तरीके से एक शुगर है, पता है ना बेटा सबको, बोलो हाँ की ना। लेकिन बेटा सिंपल शुगर का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो प्लांट के अंदर कौन बनता है? स्टार्च, पता है ना बेटा। हमें कौन बनता है? ग्लाइकोजन, बोलो हाँ की ना। सुन रहे बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर पर जाओगे तो वही शुगर मिलेगा। शुगर में कौन मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बोलो हाँ की ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा दूसरा मैं एग्जाम्पल आपको लेना चाह रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल बेटा मेरा बहुत गौर से सुनना, कि मान लीजिए बेटा आपने ऐसा पढ़ा होगा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स, तो आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा रूबिस्को का, बोलो हाँ की ना। और वो धरती पर भी वही होता है, प्लांट्स में भी वही होता है। लेकिन बेटा एनिमल के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो वो कौन होता है? कोलेजन है, दोनों प्रोटीन। अगर प्रोटीन है तो एमाइनो एसिड का कौन रहा होगा? पॉलीमर रहा होगा, बोलो हाँ की ना। और एमाइनो एसिड की अगर बात आएगी तो एमाइनो एसिड में कौन होगा? एमाइनो ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। एमाइनो ग्रुप में कौन होगा? नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कौन होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा। ये तो आपको केमिस्ट्री की बात पता है। इन दोनों एग्जाम्पलों से बेटा आपकी क्या समझ में आ रहा है? एक बात आपकी समझ में आ रही है, सर हमको ऐसा लग रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं इनके अंदर अगर हम बात करें किसकी, बोलो जरा, केमिकल की बात करें, दोनों की, एलिमेंट्स की और किसकी, कंपाउंड की, तो इनके एलिमेंट्स तो हमको सिमिलर नजर आ रहे हैं। जैसे बेटा सब में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेकिन इन जो एलिमेंट्स हैं इनके एडिशन से जो कंपाउंड्स बन रहे हैं वो सर हमको सिमिलर नजर नहीं आते। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? दूसरी एक और बात, अगर सिमिलर नजर आ भी गए तो उनका अमाउंट सिमिलर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं तुमको जनरली पूछ रहा हूं, मान लीजिए बेटा जी जैसे हम आपस में मैमल्स का कंपैरिजन करें, ठीक है, कि आपकी बॉडी में बेटा जितना रेनिन होता है, क्या बेटा आप अगर आपसे बिग अगर एनिमल्स देखें, मान लो आप एलिफेंट वगैरह देखें, तो क्या बेटा इनकी जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, क्या वो सिमिलर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दो चीजें बेटा मेरी बहुत गौर से सुनना, और एनसीईआरटी ने भी दोनों लाइनों को बोला है। क्या क्या बेटा सुनना जरा इधर। एनसीईआरटी एक बात बोल रही है आपको कि भाई साहब ये जो लिविंग टिश्यू है इनका चाहे आप आपस में कंपैरिजन करो या इस लिविंग टिश्यू को या इस लिविंग सेल को आप किससे कंपेयर करो, बोलो बेटा जरा, सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट से। दोनों के बेटा रिजल्ट कुछ एक जैसे ही नजर आते हैं। एनसीईआरटी ने बोला है बेटा, क्या क्या समझाया है देखो जरा। एनसीईआरटी एक बात बोलती है कि चाहे आप अर्थ क्रस्ट को देख लो, चाहे कोई एक लिविंग टिश्यू को देख लो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग टिश्यू को देख लो। समझ लो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है कि चाहे सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट हो, चाहे लिविंग टिश्यू हो, चाहे बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग टिश्यू हो, खुद आपस में हम कंपैरिजन करें तो इनमें मिलने वाले बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे बेटा अर्थ क्रस्ट में कार्बन होता है वो हमारे अंदर भी होता है, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर भी है, अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन है वो हमारे अंदर भी है, अर्थ क्रस्ट में फास्फोरस है वो हमारे अंदर भी है। समझ रहे हो बेटा। लेकिन एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, भाई साहब एलिमेंट्स तो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो सिमिलर हो ये जरूरी नहीं है। दूसरी एक बात, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका अमाउंट सिमिलर हो ये भी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर बेटा हम सिलिका की बात करें तो सिलिका बहुत ज्यादा होता है। सिलिकॉन होता है ना बेटा, SI एलिमेंट्स होता है ना,
वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारी बॉडी में तो इतना प्रेजेंट नहीं है। बोलो बेटा हाँ की ना। तो एनसीईआरटी ने दोनों बात बोले। बेटा मेरी बात सुनना पहले गौर से। एनसीईआरटी पहले तो एक बात समझाना चाहती है, चाहे लिविंग टिश्यू हो चाहे सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट हो, ठीक है ना बेटा, इन दोनों में सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दोनों में बेटा एलिमेंट्स तो कैसे होते हैं बोलो जरा बेटा, सिमिलर टाइप्स के होते हैं। बट बेटा एक बात को बहुत गौर से सुनना, जो एनसीईआरटी हमको सिखाना चाहती है, लेकिन अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स और बेटा टाइप्स ऑफ कंपाउंड, एलिमेंट्स तो सेम है बेटा, लेकिन इनसे बनने वाले कंपाउंड्स ये दोनों क्या हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ अमाउंट मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स, ओ बेटा आवाज मत करो रे, ये दोनों के दोनों बेटा क्या हो सकते हैं बोलो जरा, डिफरेंट। ठीक है बेटा जी। अब इस पॉइंट को बेटा और एनसीईआरटी ने, देखो बेटा गौर से सुन लेना इस बात को, जब आप कंपैरिजन करोगे सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट का और जब आप बेटा कंपैरिजन करोगे लिविंग टिश्यू का, तो इनमें दोनों में मिलने वाले कौन सेम होते हैं बोलो ना, एलिमेंट्स। बट बेटा अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स एंड बेटा कौन, इट्स कंपाउंड, जो इन एलिमेंट्स से बने हैं, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, फॉस्फेट है, आप CO3 है, हो सकता है बेटा अर्थ क्रस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा हो, आपके इधर कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा हो। मेरी बात समझना चाह रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब एनसीईआरटी ने बेटा क्लियरिटी में चीज लिखी हुई है, ये तो बेटा वहीं पर लिख दी, लेकिन इसको समझाने में बहुत वक्त ले रखा है एनसीईआरटी। पेज नंबर 147 में जाके इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा कंपाउंड्स का, लेकिन मैंने दोनों एक जगह लिख दिया। क्वेश्चन तो बेटा मिक्स होकर ही आएगा ना, वो कोई लाइन से ऐसे नहीं आएगा, कहीं से भी उठा के दे सकता है। तो एक बात आप याद रखना कि लिविंग टिश्यू देख लो चाहे बेटा आप सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट देख लो, दोनों के अंदर मिलने वाले एलिमेंट्स तो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट बेटा अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड ये क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। अब बेटा इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है बेटा, एक टेबल बना रखी है। वो टेबल आपको याद नहीं रखनी है, उसमें क्या याद रखना है बेटा वो मैं आपको बता देता हूं। एक साइड में बेटा ये मैंने ले लिया आपका लिविंग टिश्यू, आप तो बेटा उसके नीचे लिख लेना, और एक साइड में ले लिया बेटा एनसीईआरटी ने सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट। और बेटा आवाज मत करो प्लीज, और तुम बोले ना तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। लिविंग टिश्यू की अगर बेटा मैं आपसे बात करूं तो एनसीईआरटी ने बेटा इन दोनों में क्या कंपैरिजन कैसे कैसे समझा रखा है देखना बेटा। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, क्या देखो कि जैसे हम लिविंग टिश्यू की बात करें ना कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकता है अलग अलग। एनसीईआरटी ने बेटा एक बात बताई है कि बेटा अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हायर इन लिविंग टिश्यू, यह बात बेटा एनसीईआरटी ने आपको समझा रखी है, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात समझा देता हूं, यहां पर गौर से सुनना बेटा मेरी एक बात को, कि बेटा जी ये से एग्जांपल को तो जनरली तौर पे समझा दिया एनसीईआरटी ने कि देखो भाई कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं ना उनका अमाउंट किसमें ज्यादा होता है, लिविंग टिश्यू में। किसके कंपैरिजन में बोलो ना, अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में। लेकिन बेटा एक आपको टेबल बना रखा है ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 143। अब उस टेबल में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है बेटा,
मैं बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है इस टेबल के अंदर, ठीक है। और बेटा यहां पर भी एक टेबल बनाया हुआ है, मतलब दोनों का बेटा कंपैरिजन किया हुआ है आपस में, है ना। अब मेरी बात सुनना, इस टेबल पे से ना बेटा बस एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनका कंपैरिजन का तो बस एक यही है, इनका आपस में कंपैरिजन नहीं करवाएगा कि सिलिका किस में ज्यादा किस में कम, नहीं करवाएगा, मेरी गारंटी है। आपसे इतना पूछ सकता है बेटा कि अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स कौन होता है, समझ रहे हो बेटा, और किसमें, लिविंग टिश्यू में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स कौन होता है, सेपरेट सेपरेट बेटा आपसे पूछेगा। अगर बेटा मैं आपसे बात करूं मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन लिविंग टिश्यू, तो बेटा जी इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है कार्बन और फिर आता है बेटा नाइट्रोजन। बस इतना सा याद रख लेना, और इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, भूल जाना बेटा परसेंटेज को, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। दूसरी एक बात, अगर बेटा आप अर्थ क्रस्ट के सैंपल की बात करोगे तो मैं लिख देता हूं यहां पर मोस्ट, यहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे, अबंडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। अगर बेटा मैं इसकी बात बताऊं तो इसमें बेटा सबसे टॉप पर जो होता है वो होता है ऑक्सीजन, और सेकंड नंबर पर होता है बेटा सिलिका। लेकिन बेटा ये बात कहने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, ये बेटा मैंने सेपरेट सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात करी है, और ये बेटा मैंने सैंपल ऑफ किसकी बात करी है बोलो जरा, लिविंग टिश्यू की। लेकिन बेटा मैं एक बात बता दूं, चाहे बेटा अर्थ क्रस्ट हो चाहे लिविंग टिश्यू हो, जो मोस्ट एबंडेंट कौन होता है एलिमेंट, उसका नाम क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन। लेकिन इन दोनों का अगर कंपैरिजन करो तो ऑक्सीजन किसमें ज्यादा होता है बोलो बेटा, लिविंग टिश्यू में। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोनों लाइनों को बहुत गौर से सुनना बेटा। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड लिविंग टिश्यू कौन होता है, ऑक्सीजन। लेकिन बेटा इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं ना तो ऑक्सीजन किसमें ही ज्यादा होती है बोलो जरा बेटा, बोलो ना जरा, लिविंग टिश्यू में ज्यादा होती है। समझ रहे हो ना बेटा जी, बस इस वर्ड को और आप याद रख लेना, और कुछ नहीं याद रखना है आपको। ये टेबल पढ़नी नहीं है, भूल जाना है इस टेबल को बेटा, बस जो मैंने बताया है ना सिर्फ उतना आप याद रखना। कौन सी टेबल बेटा किस वे में आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको ज्यादा ना मेहनत करने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है बेटा। तो आप याद रखना एक बात कि ये जो, और ऐसा अगर तुम इसको भूल भी जाओ ना बेटा तो ऐसे याद रखना, फर्स्ट लाइफ कहां आई थी, ऐसे बोलते ना ओशियन में आई थी, हाँ कि ना, तो मैंने ओशियन ही लिखा है। ठीक है बेटा, अगर भूल जाओ ना कभी कंपैरिजन तो याद रखना यार, लिविंग टिश्यू में पूछा है क्या कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, तो वो कहा आए थे, फर्स्ट लाइफ ओशियन में, ओ सी एंड एन हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा जी, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। तो इस बात को आप थोड़ा मैंने मेमोराइज रखने के लिए लॉन्ग लास्टिंग तरीके से वो मैंने तुमको तरीका बता दिया। कोई दिक्कत बेटा यहां तक, कोई परेशानी नहीं ना, आगे चले। इन दोनों का कंपैरिजन और आप याद रखना। अगर बेटा मैं इसको लिख भी देता हूं कहीं फिर आप भूल जाओ कि बेटा ऑक्सीजन इन लिविंग टिश्यू, चलो बेटा डायरेक्ट ही लिखा देता हूं, लिविंग टिश्यू एंड बेटा अर्थ क्रस्ट, इन दोनों की बात करूं तो ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन कम। इसको बेटा आप अलग से याद रख लेना। बोलो बेटा पेज नंबर 142 143 में कोई दिक्कत किसी को, टेबल में कोई परेशानी, घबराना नहीं बेटा, जो जहां जितना बताऊं सिर्फ उतना आप याद रखना। आगे चले, कोई दिक्कत है किसी को? तो बेटा एनसीईआरटी ने देखो जरा
किस तरीके से इसको समझा दिया, अब आपको कंपैरिजन आ जाए या ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में बेटा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, कि बेटा ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या बेटा अर्थ क्रस्ट का जो सैंपल होता है, इनमें मिलने वाले जो केमिकल कंपाउंड्स है या बेटा जो केमिकल्स हैं, उनके बारे में बेटा आपकी एक सिंगल राय होनी चाहिए कि एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सिमिलर, बट इनसे मिलने वाले बेटा या बनने वाले कंपाउंड और अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, वेरिएबल होता है बेटा, अलग अलग होता है सब में। आगे चले, नेक्स्ट बेटा क्या आपको एनसीईआरटी कहती है कि भाई साहब एक बात बताओ, तुमने बकवास तो कर ली क्या कि भाई एलिमेंट जो होता है ना वो तो सिमिलर होता है और इसके कंपाउंड और इसका अमाउंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो भाई साहब एक बात बताओ, आप ये जो बातें बोल रहे हो इसको हम एनालाइज कैसे करें, मतलब कौन सा कंपाउंड कितना है, कैसा है, ऑर्गेनिक कितना है, इनऑर्गेनिक कितना है, इनको हमको एनालाइज करना है। और सेकंड बेटा यही हेडिंग है एनसीईआरटी की, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। समझ रहे हो बेटा, बेटा हमको ये तो पता लग गया, अगर बेटा अमाउंट ऑफ एलिमेंट अलग अलग नहीं होता है ना और इसके कंपाउंड अलग अलग नहीं होते तो बायोमोलिक्यूल पहले पैराग्राफ में खत्म हो जाता। जब हर कोई चीज सिमिलर तो फिर पढ़ना क्या, समझ रहे हो बेटा जी। लेकिन एलिमेंट तो कैसे थे, सिमिलर, बट इनके कंपाउंड और बेटा अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स बेटा सिमिलर नहीं था। तो अब हमको सेकंड बात यह पढ़नी पड़ती है दैट हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये अगर टॉपिक आपकी समझ में आ गया ना, इसमें से बेटा कोई भी कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कैसे भी तुमको एग्जामिनर फंसाना चाहेगा ना गलत नहीं होगा। उसके बाद तो फिर बेटा बहुत लल्लू लल्लू सी बातें रह जाएंगी। पॉलीसेकेराइड कौन, मोनो कौन, डाई कौन, वो बकवास रह जाएगी। मेनली बेटा जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो यहीं से आएंगे। पढ़ा है बेटा। तो हमारा जो नेक्स्ट जो है बेटा एनसीईआरटी में टॉपिक, उसको देख लेते हैं, देखो जरा, और उसका नाम है बेटा हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। सुनो बेटा जरा इधर, एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, अगर भाई साहब आप एनालाइज करना चाहते हो केमिकल कंपोजिशन को तो देखो ये तो केमिस्ट्री से आपको पता लग गया कि केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं ना भाई साहब वो टू टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। हालांकि एनसीईआरटी ने बेटा इनिशियल स्टेज में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एनसीईआरटी ने बेटा आपको केमिकल कंपोजिशन में पहले डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझा रखा है, समझ रहे हो ना। लेकिन बेटा मैं आपको पूरी तरीके से इसको समझा के चलूंगा ताकि आगे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सुनो बेटा, जब हम लोग बेटा केमिकल कंपाउंड का या केमिकल कंपोजिशन को जब हम लोग देखते हैं तो केमिकल कंपोजिशन को जानने के लिए बेटा हम टू टाइप के मेथड यूज में लेते हैं। एक मेथड जो होता है बेटा उसका नाम होता है फ्रिक्शन मेथड, और बेटा सेकंड मेथड जो होता है उसका नाम होता है बेटा एस मेथड। सुनिएगा बेटा जरा, अगर मैं आपको फ्रिक्शन मेथड की बात बताऊं तो फ्रिक्शन मेथड को बेटा हम लोग यूज लेते हैं किसके लिए, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानने के लिए बेटा हम लोग या ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस के लिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं बेटा, फ्रिक्शन मेथड। और बेटा ये जो एस मेथड है इसको हम लोग काम में लेते हैं फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करना है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बेटा हमको जानना है तो बेटा हम लोग कौन सा मेथड काम में लेंगे, एस मेथड काम में लेंगे। सबसे पहले बेटा मैं बता रहा हूं आपको कि फ्रिक्शन मेथड क्या है, और फ्रिक्शन मेथड से बेटा हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड के वैसे बेटा हकीकत में यही आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो बेटा ऑर्गेनिक होते हैं ना,
वही कौन होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन बेटा एनसीईआरटी ने फिर आगे ये भी लिखा है कि भाई लिविंग टिश्यू में ना ओनली ऑर्गेनिक के अलावा क्या भी देखने को मिलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं। बट बेटा मेनली बायोमोलिक्यूल किसको माना है? ऑर्गेनिक को। समझ में आ गया? इस बात को मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। अब बेटा फ्रिक्शन मेथड क्या है ये आप जान लो जरा। देखो बेटा फ्रिक्शन मेथड में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे पता लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा इधर बोर्ड पे। आप एनसीईआरटी ने एक बात कही है कि देखो भाई साहब, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको कोई ना कोई या तो लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? लिविंग टिश्यू में बेटा आप लोग वेजिटेबल भी ले सकते हैं, लीफ भी ले सकते हैं, या बेटा कोई ऑर्गन भी ले सकते हैं, जैसे लीवर ले लिया, किडनी ले लिया, कोई भी ले लो आप। ठीक है? एनसीईआरटी ने बोला है कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करना है तो पहले तो भाई साहब आपको एक सैंपल लेना पड़ेगा। अब ये जो सैंपल है ना, इसमें बेटा जी आप लोग कोई वेजिटेबल भी काम में ले सकते हो, या बेटा मैं सिंपल सा एक तरीका बोलूं, आप बेटा लीफ भी ले सकते हो या बेटा लीवर भी ले सकते हो, मतलब लिविंग होना चाहिए वो। ये काम में आपने ले लिया। एनसीईआरटी ने बेटा क्या कहा है फिर सुनना। मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो। ऐसे मान लो बेटा आपने लीवर को चूज कर लिया। अगर आप लीवर के थ्रू बेटा पता लगाना चाहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस, तो क्या कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा बेटा? सुनना जरा। एनसीईआरटी की बात कहती है जो लीवर है ना भाई साहब, इसको आप एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ले जाओ। कुछ ऐसा आपने बेटा देखा होगा घरों में, अरे ग्राइंडर ना है ये, एक बेटा इसमें से पिस्टन लगा रहता है, वो खल्लड़ बोलते हैं ना उसको, एक मोटार होता है। एक बेटा ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लिया एनसीईआरटी ने, और एनसीईआरटी ने कहा है भाई साहब इसका नाम होता है, कौन बोलो जरा? पिस्टल। और हंसने वाली बात नहीं है दोस्तों, मजाक मजाक नहीं चल रहा है, ये धज्जियां उड़ जाएंगी। फिर बोलोगे सर बताया ही नहीं किससे किसको पीसते हैं। एक होता है बेटा मोर्टार। इस मोर्टार में क्या करते हैं बेटा? एनसीईआरटी ने क्या बोला है, इसमें लीवर को डाल दो भाई साहब और ढंग से कूट लो, इसको क्रश कर लो बढ़िया तरीके से। समझ रहे हो ना? जब आप इसको क्रश करोगे ना तो भाई साहब इस लीवर के बहुत सारे छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? पीस बन जाएंगे। ये बन गए, इसके पीस बन गए बहुत सारे। अब एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, अकेले लीवर को भाई साहब क्रश मत करना। जब आप लीवर को क्रश करो ना तो इसके साथ में बेटा इसमें एक एसिड भी आप डाल देना। और बेटा जिस एसिड को आप डालेंगे उसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसके साथ इस लीवर को मिक्स करके और क्रश कर लेना। जब आप ऐसा करेंगे ना तो एक थिक स्लरी बन जाएगी। बेटा इस वर्ड को गौर से सुन लेना, मैं लिखूंगा एग्जाम में थिन स्लरी और वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना? सब कुछ ठीक ठाक लिखूंगा। फॉर द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी हैव टू नीड टू टेक पिस्टल एंड मोटर एंड क्रश द लीवर पीसेस इनटू थिक स्लरी, नहीं थिन स्लरी लिख दूंगा। तो बेटा याद रखना जो स्लरी बनेगी वो कैसी बनेगी? थिक बनेगी। अब बेटा ऐसा आपने कुछ कांड किया ना तो कौन बन जाएगी बोलो जरा बेटा? थिक स्लरी। अब एनसीईआरटी एक बात कहती है कि ऐसा जब आप कर लोगे ना तो इस थिक स्लरी को आपको बेटा निकालना पड़ेगा एक फिल्टर से। और वो जो फिल्टर होता है ना बेटा, या तो वो चीज क्लॉथ हो सकता है, चीज क्लॉथ जानते हैं ना, वो पनीर वनीर को तुम ऐसे निचोड़ते हो ना, उसको बोलते हैं चीज क्लॉथ। या बेटा वो कॉटन भी हो सकता है। क्या हुआ? क्या हुआ फैजान? नहीं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखो इधर बेटा जो थिक स्लरी जो होती है ना, इसको एक फिल्टर से पास करना होता है। और वो जो फिल्टर है ना बेटा, वो दो में से कोई एक काम में ले लेना आप। या तो आप बेटा काम में लोगे चीज क्लॉथ्स,
या बेटा आप इसमें काम में लोगे कौन, बोलो जरा बेटा, कॉटन। अब सुनिएगा बेटा, क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, इधर ध्यान देना। जब बेटा ऐसा कुछ करेंगे ना, तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान देना इधर। ये यहां पर आपने कंटेनर ले लिया अगेन, और इस कंटेनर में बेटा चीज क्लॉथ का क्या काम आया मैं बता देता हूं। ये बेटा बराबर एक कंटेनर, और इस कंटेनर में बेटा ये आपने लगा दिया है कीप को। कीप जानते हैं ना बेटा, ओके ठीक है। ये बेटा आप कीप को लगा दिया आपने। देखो बेटा जी इधर, ये बेटा आपने कीप को काम में लिया, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा, सुनना जरा। और इस जगह पर बेटा ये आपने लगाया है चीज क्लॉथ को, ये लगा रहता है बेटा फिल्टर ऐसे, ठीक है। अब सुनो बेटा क्या कुछ होगा, ध्यान देना इधर, कि जब बेटा आप ऐसा कुछ करेंगे ना, तो क्या होगा, कुछ बेटा जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, या कुछ सबस्ट्रेट जो होंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे इस फिल्टर से ऊपर। उनको आप लोग बोलोगे कौन, बोलो बेटा, रिटेंटेंट, जो ऊपर ही रह गया। और बेटा कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब पता है बेटा नीचे कौन आएगा और ऊपर कौन रहेगा, इन दोनों के बारे में बेटा मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूं। देखो जरा, कि आप मुझे एक बात बताओ बेटा, नीचे कौन आएगा। पहले अगर मैं तुमको समझाने की कोशिश करूं, हमने इस लीवर को बेटा कस किस में किया है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। पहली बात तो बेटा आप ये याद रखना कि वो ही नीचे आ पाएगा जो बेटा एसिड के अंदर क्या होगा, सॉल्युबल होगा। बोलो हाँ कि ना। अरे बेटा जो एसिड इनसॉल्युबल है, क्या वो कभी बेटा फिल्टर होकर नीचे आएगा, नहीं आएगा, वो तो ऊपर ही रह जाएगा, रिटेंटेंट के अंदर रह जाएगा। बोलो हाँ कि ना। दूसरा बेटा, ये जो फिल्टर जो हमने लिया है ना काम में, चीज क्लॉथ और कॉटन, इसकी एक आइडेंटिटी और है, ये केवल बेटा उन्हीं मॉलिक्यूल्स को यहां से पास होने देती है जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन हो। समझ लो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। दूसरी एक और बात, कि जो ऊपर रह गया ना, वो सिर्फ वो रहता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या हो, ज्यादा हो। समझ रहे हो बेटा जी। अगर एक बात बताओ मुझे, जो नीचे आ गया वो कौन रहा होगा, एसिड सॉल्युबल। तो इसमें जितने भी बेटा मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट मिलेंगे, क्या मैं उनको एसिड सॉल्युबल पूल नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं। बोलो हाँ कि ना। और जो ऊपर रह जाएगा वो वही रहेगा जो उस एसिड के अंदर बेटा डिसॉल्व नहीं हुआ होगा। दैट मींस ऊपर कौन मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल मिलेगा। और एक बात मैंने और बता दिया आपको कि इस कॉटन चीज से या इस कॉटन से बेटा जो नीचे बेटा फिल्टर होके आएगा वो वही आएगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या हो, कम होगा। समझ रहे हो बेटा जी। दूसरा, रिटेंटेंट में वो रहेगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। एक बात और मैंने कह दिया, ऊपर जो रहेगा वो बनाएगा एसिड इनसॉल्युबल पूल, और जो नीचे आएगा वो बनाएगा एसिड सॉल्युबल पूल। जो बेटा एसिड सॉल्युबल पूल बनाएगा ना, उन्हीं को हम लोग बेटा जर्नली बोल देते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। और जो बेटा ऊपर रिटेंटेंट में रह जाएगा, या बेटा ऐसे कह दो जो ऊपर बेटा एसिड इनसॉल्युबल पूल बनाएगा, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कौन, बोलो जरा, मैक्रोमोलिक्यूल। अब बेटा सुनना जरा, कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होता है, मेरी दोनों बातों को आप बहुत गौर से सुनना। ओ बेटा ऊपर जो रह गया इसको मैंने क्या नाम दे दिया, रिटेंटेंट। और बेटा नीचे जो आ गया उसको मैंने क्या नाम दे दिया, बोलो जरा बेटा, फिल्ट्रेट। नीचे आ गया, ठीक है बेटा। अब सुनना जरा, ये जो फिल्ट्रेट होगा इसके अंदर बेटा कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, देखो जरा बेटा। एक तो जो इसके अंदर नीचे आएगा ना,
यहां पर जो आ गया बेटा, फिल्ट्रेट के अंदर जो आ गया, वो आपका कौन होगा बोलो जरा? एसिड सॉल्यूबल। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी एक बात और सुनना, ये एसिड सॉल्यूबल तो होगा, साथ के साथ वो होगा बेटा जिसका मॉलिक्यूलर वेट किससे कम हो? बोलो जरा बेटा, 800 डाल्टन से कम हो। समझ रहे हो जरा बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और बेटा अगर ये दोनों क्वालिटी अगर प्रेजेंट है तो बेटा मैं ये भी कह सकता हूं कि जो फिल्ट्रेट में आएगा वो होगा आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल। वो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? दूसरी बात बेटा, जो रिटेंटेंट में रहेगा इसके भी बेटा 3 फीचर्स होंगे। वो कौन कौन से? ये आपका होगा बेटा एसिड इनसॉल्यूबल। दूसरा बेटा, एनसीईआरटी ने बोला है आपको कि ये वो होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा 800 डाल्टन से। और एक बात और बेटा जी, कि इसी को आप लोग क्या नाम दोगे? बोलो जरा बेटा, मैक्रोमोलिक्यूल। इसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। अब बेटा सुनना जरा, मेरी बात को बहुत गौर से सुनने की कोशिश करना, और गारंटी दे रहा हूं बेटा मैं, पक्का इस साल यहां से क्वेश्चन आएगा। इधर ध्यान दो बेटा, जब आपने बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस किया तो आपको बेटा 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स मिल गए, एक बेटा माइक्रोमोलिक्यूल और एक कौन? मैक्रोमोलिक्यूल। समझ रहे हो ना बेटा? जो माइक्रोमोलिक्यूल होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या होगा? कम। और ये कैसे होंगे? एसिड सॉल्यूबल। समझ रहे हो बेटा जी? और जो होंगे कौन? मैक्रोमोलिक्यूल, उनका बेटा मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 8। मैं जो लिखा रहा हूं ना तुम वो लिख लेना बेटा, तुम्हारा दिमाग नहीं लगाना। समझ लो ना? जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या होगा? ज्यादा। और वो कैसे होंगे? एसिड इनसॉल्यूबल। अब बेटा मेरी बात बहुत गौर से सुनना, और कंट्रोवर्सी कहां से क्रिएट होती है वो ध्यान देना बेटा, कि बेटा जी ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको बेटा आपने अकॉर्डिंग टू जूलॉजी या बायोमोलिक्यूल 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक का नाम था, बोलो बेटा जरा कौन? माइक्रो बायोमोलिक्यूल, और एक हो गया बेटा मैक्रो बायोमोलिक्यूल, या बेटा इनको डायरेक्ट भी बोल देते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। इस फोन को बोलो बेटा कि ये चुप हो जाए। एक हो गया बेटा माइक्रो और एक हो गया मैक्रो। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, आप इसकी मैंने 2 आइडेंटिटी बताई और इसकी भी बेटा मैंने आपको 2 आइडेंटिटी बताई। सेम कहानी यहां बेटा, 2 आइडेंटिटी एंड 2 आइडेंटिटी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना बेटा, तो वेट को लेके आप एक वर्ड पढ़ेंगे। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि माइक्रोमोलिक्यूल ये बनाएगा आपका एसिड सॉल्यूबल पूल, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें। और इसमें भी कोई कहने में मुझे हेजिटेशन नहीं है कि ये बनाएगा आपका एसिड इनसॉल्यूबल पूल, यहां तक भी बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी ने बेटा जब मॉलिक्यूलर वेट की बात करी है तो आगे एक वर्ड लगा दिया है दोनों के, वो वर्ड है बेटा यूजुअली, जिनका मॉलिक्यूलर वेट किससे हो? बोलो बेटा जरा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हो लेस देन कौन? बोलो बेटा 800 डाल्टन। आप इसी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे
तो एनसीईआरटी ने ऐसा भी बोला है कि बेटा एक तो ऐसे बोल रखा है, एक ऐसे भी बोल रखा है कि अप्रोक्सीमेट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं लेस देन 1000 डाल्टन, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि 18 to 800 डाल्टन। तीनों बातें ही सही हैं सर, ये और ये तो हमारी समझ में आता है कि बात लगभग एक जैसी है। 18 to 800 बोल दो या ऐसे कह दो कि लेस देन 800, बट ये बात समझ में नहीं आ रही सर, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1000 कैसे बोल दिया आपने? समझ लो बेटा, इसको मैं भी आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, घबराना नहीं तुम, है ना? आप टेंशन मत लेना इसको, ऐसा क्यों बोल दिया? 2 पैरामीटर सर, दोनों में से कोई एक आ गया तो आएगा नहीं बेटा, दोनों में से एक ही आएगा, और आएगा दोनों तो ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। समझ रहे हो बेटा? अब इसको क्यों बोला 1000 वो मैं भी आपको समझा दूंगा, लेकिन बेटा एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एक बात और भी बेटा मैं यहीं पर क्लियर कर दूं कि जब आप मैक्रोमोलिक्यूल को पढ़ेंगे तो यहां पर भी बेटा एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, कि यूजुअली जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होना चाहिए लेस देन नहीं, या तो बेटा हाई मान लो या ग्रेटर देन मान लो। किसके बोलो बेटा जरा? सेम लाइन, ग्रेटर देन, या तो आप बेटा लिख देना यहां पर 800 डाल्टन, और बेटा अप्रोक्सीमेट 1000 डाल्टन, या बेटा आप ये भी लिख देना बस 2 वर्ड। अब ऐसे वर्डों का बेटा मतलब क्या है? देखो जरा बेटा, ये देख के आपको एक आइडिया लग रहा होगा, अगर आपको मैक्रोमोलिक्यूल को जानना है, और अगर आपको मैक्रोमोलिक्यूल को जानना है तो मॉलिक्यूलर वेट बेटा प्राइमरी फीचर नहीं है इसका। इसका बेटा जो प्राइमरी फीचर होता है ना, वो होता है एसिड सॉल्यूबल और एसिड इनसॉल्यूबल। अब आप बोलोगे सर आपने यूजुअली क्यों लिखा? मैं बताता हूं बेटा। एक सबस्ट्रेट होता है जिसका नाम होता है लिपिड, और लिपिड जो होता है ना बेटा, उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या होता है? कम। ऐसा एनसीईआरटी बोलती है और ऐसा होता भी है। लेकिन बेटा फिर भी हम लोग लिपिड को किस में कंसीडर करते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल में। तभी एनसीईआरटी ने एक लाइन बोली है, यूजुअली मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन, क्योंकि लिपिड बेटा इस पैरामीटर को फॉलो नहीं करता। लिपिड का बेटा इस वर्ड को मत भूल जाना, मैं पक्का बता रहा हूं आपको, यूजुअली को मत भूल जाना, बिल्कुल नहीं भूलना बेटा। जर्नली हम लोगों ने बात करी है, ऑलवेज ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। समझ रहे बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दूसरी एक बात कि लिपिड जो होता है ना, मैंने अभी आपको बताया कि उसका बेटा जो मॉलिक्यूलर वेट है, किसका? लिपिड का, वो क्या होता है? 800 डाल्टन से कम। और फिर भी वो कौन है? मैक्रोमोलिक्यूल है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बेटा ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स कंटेन मोर देन 800 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट। आप नहीं कह सकते इस बात को, बिकॉज बेटा लिपिड ने इन दोनों में एक वर्ड लगा दिया यूजुअली। मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम, बट है कौन? मैक्रोमोलिक्यूल। बोलो हाँ कि ना? तो ना तो आप ये कह सकते हैं कि ऑलवेज जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, और ना आप ये बोल सकते हैं कि ऑल बेटा जहां पर मॉलिक्यूलर वेट कैसा हो 800 डाल्टन से ज्यादा, वो ऑलवेज कौन होता है? मैक्रोमोलिक्यूल। आप इस बात को भी नहीं बोल सकते। समझ रहे हो ना? बट इस बात को आप बोल सकते हो बेटा कि जो माइक्रोमोलिक्यूल होगा वो ऑलवेज बेटा एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होगा, और जो बेटा मैक्रोमोलिक्यूल होगा वो ऑलवेज बेटा एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होगा। आप बोलते हो सर आप एक बात बोलना चाहते हो
कि लिपिड अगर मैक्रोमोलिक्यूल है और उसका वेट अगर 800 डाल्टन से क्या है, बोलो जरा बेटा, कम, तो सर उसने सेकंड पैरामीटर फॉलो किया होगा कि वो कौन में रहा होगा, किस में रहा होगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। मतलब बेटा वो जो लिपिड जो होता है ना, वो फिल्टर होके नीचे नहीं आया, क्योंकि नीचे तो वही आएगा जिसका बेटा एक तरीके से बोलूं जो लिपिड कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल, इन दोनों को अगर आपको डिफाइन करना है तो बेटा वेट के बेसिस पर करोगे कि बेटा लिपिड सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल के बेसिस पर करोगे? आप बोलोगे लिपिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इस बात को बेटा अपने जहन में अपना लो कि जो बेटा माइक्रोमोलिक्यूल होगा वो लिपिड सॉल्युबल होगा और जो बेटा मैक्रोमोलिक्यूल होगा वो लिपिड इनसॉल्युबल होगा। मॉलिक्यूलर वेट बेटा 800 डाल्टन से कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेटा अगर प्राइमरी फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस बात को बेटा आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन कभी आ भी जाए कि बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन मैक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एसिड सॉल्युबल पूल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल, यस और नो? मॉलिक्यूलर वेट बेटा हो सकता है 800 डाल्टन से ज्यादा भी हो और हो सकता है 800 डाल्टन से कम भी हो। सर एक बात बताओ, आपने इस बात में तुमको बहुत अच्छे से बेवकूफ बना दिया, लेकिन सर एक बात आपकी समझ में नहीं आ रही। अभी आपने एक बात बोली है हमको, मैंने नहीं बोली भाई साहब, एनसीईआरटी ने लिखाई है। एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है, गौर से सुनना। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, देखो भाई साहब सुनो, कि जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं ना, इनको आप याद रख लो। इसके बाद बेटा जो भी कुछ बच गया ना बॉडी में, वो कौन होता है, माइक्रोमोलिक्यूल होता है। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो भाई साहब 4 होते हैं, ओनली 4। 4 कौन कौन से है बेटा, देखो जरा। एक इसमें एनसीईआरटी ने बोला है भाई साहब पॉलीसेकेराइड, एनसीईआरटी ने सेकंड वर्ड बोला है बेटा प्रोटीन। थर्ड एनसीईआरटी ने बेटा एक वर्ड बोला है न्यूक्लिक एसिड, और बेटा 4 जो वर्ड बोला है वो है लिपिड। लेकिन इस लिपिड को बेटा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा बहुत डिटेल में। एनसीईआरटी ने एक बात कही है, पता है क्या, कि चाहे पॉलीसेकेराइड देख लो, चाहे न्यूक्लिक एसिड देख लो, चाहे प्रोटीन देख लो, इनके अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की आपसे बात करूं तो इनका बेटा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वो बेटा 10,000 डाल्टन से भी क्या होता है, ज्यादा। हेलो, तो सर ये तो आप, क्लास का टाइम है मेरा, मैं नीचे कैसे आऊंगा फिर बताइए आप वो मेरी क्लास चल रही है सर। तो सर मैं अभी ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। इस समय आप एक काम करिए, आप इनको अपना क्यूआर कोड वगैरह देके चले जाओ, मैं आपको क्लास छूट दे ट्रांसफर कर दूंगा। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट चल रहा है ये। पॉलीसेकेराइड प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में एनसीईआरटी ने एक बात बोली है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट, आप 800 छोड़ो, आप 1000 भी छोड़ो, 10,000 से भी क्या होता है, ज्यादा। अब पता है यहां पर ये 1000 क्यों बोल दिया, समझ रहे हो आप? क्योंकि बेटा 800 से और 1000 के बीच में तो कोई मैक्रोमोलिक्यूल होता ही नहीं है।
समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी बात समझ रहे हो आप? में कि बेटा इनका अब तुम सोचो ना यार, अगर 800 की जगह अगर आपने 1000 कर भी दिया, मान लो अप्रोक्सीमेट मान भी लिया, तभी मैक्रोमोलिक्यूल वाली सीरीज को वो छू ही नहीं सकता। वो मैक्रोमोलिक्यूल में तुम देखो ना बेटा 10,000। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसीलिए बेटा जनरली तौर पर आपको क्या मान लिया है? उसको मैक्रोमोलिक्यूल मान लिया है। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, अगर दोनों लाइन आ जाए तो दोनों सही है बेटा, दोनों में से एक चूज करना पड़े तो आप इसके साथ जाएंगे बेटा जी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोनों लाइन सही है, कोई गलती नहीं है। क्योंकि तुम सोचो बेटा, मैं एक बात बोलूं आप लोगों को कि 1000 मैंने इसलिए बोल दिया बिकॉज मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनमें लिपिड को तो छोड़ दो, अभी तो इसका तो खेल करना है, बहुत दुष्ट है ना, और इसने पूरा ड्रामा करवा के पटकवा दिया, उसको तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा 1000 क्यों बोला, समझ में आ गया ना? दोनों ही लाइन सही है, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल एटलीस्ट मान लिया कि वो 800 से ज्यादा वाला है, बट उसकी रेंज शुरू कहां से हो रही है? 10,000 से। समझ में आ गया? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना बेटा कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो वेट होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, बोलो ना 1000 डाल्टन से कम, तो सही मान लेना बेटा आप। समझ में आ गया? इसलिए मैंने दोनों लाइनें आपको लिखाई है। और दोनों ऑप्शन में आए तो सर, अगर ऑप्शन में बेटा आंसर दोनों का या ऑल ऑफ दीज हो तो आप जाना उसके साथ में, दोनों में से एक चूज करना पड़े तो आप इसके साथ जाना पसंद करना बेटा। समझ में आ गया ना? चलो आगे देखो, मैं इसको आगे भी इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, घबराना मत, लेकिन मैं तरीका आपको सिखा दिया। दूसरी एक बात बेटा, ये जितने भी होते हैं ना, ये सब किस में आते हैं बोलो जरा? एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर आता है बेटा ये। समझ में आ गया? मतलब दोनों पैरामीटर को फॉलो करते हैं, इसलिए कौन है बोलो बेटा जरा? ये मैक्रोमोलिक्यूल। लेकिन बेटा ये जो लिपिड है, इसको तो पकड़ो जूते मारो इसको, इसने बहुत दिमाग खराब कर रखा है, इतना पढ़ने को रख दिया, जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा। इसका बेटा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन है बेटा 800 डाल्टन। समझ रहे हो ना? लेकिन बेटा ये आता किस में है? एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर आता है। आप बोलोगे सर एसिड इनसॉल्यूबल पूल में आ कैसे गया? ये छन के क्यों नहीं आया नीचे, ऊपर कैसे रह गया रिटेंटेंट में? तो 800 डाल्टन से कम था तो। समझ लो बेटा, तो एनसीईआरटी ने एक बात और बोली है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली, कौन बोलो जरा बेटा? मैक्रोमोलिक्यूल। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अगर ये लाइन लिखी है तो आप इसको यस मान लेना कि स्ट्रिक्टली बेटा कौन नहीं है? ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। बट नॉर्मल पूछा जाए तो लिपिड बेटा किस में कंसीडर होता है? मैक्रोमोलिक्यूल में। समझ में आ गया? ये लाइन अगर ट्रू एंड फॉल्स में आए ना तो आप इसको सही मानना कि ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बट नाम क्या लगाना चाहिए? स्ट्रिक्टली नहीं। अगर बेटा नॉर्मल पूछा जाए कि है कि नहीं है, तो बेटा नो डाउट लिपिड कौन होता है? मैक्रोमोलिक्यूल। अब बेटा एनसीईआरटी ने इस लाइन को कैसे समझा रखा है देखना बेटा। इस कॉन्सेप्ट को तो दिया है ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 143 पर, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है बेटा ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 147 पर। ठीक है, तो हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं, बार बार कंफ्यूजन हमको नहीं करना। सुनो बेटा, ये लिपिड क्यों नहीं होता मैक्रोमोलिक्यूल, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या है? कम है। एनसीईआरटी ने आपको एक बात बोली, देखो भाई साहब, अगर आपको इस बात को पढ़ना है ना तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा सेल को। इसको पढ़ना पड़ेगा? सेल को। और सेल आपको बताएगी कि लिपिड जो होता है वो कौन होता है बेटा? मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैं बताता हूं, देखो बेटा, परेशान नहीं करो, घबरा मत। 2-4 लोगों के तो आंसू आने लग गए। नहीं बेटा देखो इधर, इस लिपिड को एक्सप्लेन करना है। एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है देखो बेटा, एनसीईआरटी बोलती है कि लिपिड जो होता है ना, ये मेनली बेटा कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। बोलो हाँ कि ना? सेल मेम्ब्रेन का भी हो सकता है और अदर मेम्ब्रेन का भी हो सकता है। जैसे मान लो बेटा फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मेम्ब्रेन है, वो किसकी है? उसमें भी लिपिड होता है।
चाहे सेल मेम्ब्रेन हो चाहे अदर मेम्ब्रेन हो, जो आपकी बॉडी में मिल रही है ना बेटा, उनमें कौन प्रेजेंट होता है? लिपिड। तो सुनो बेटा, एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि ये कहां कहां प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन में या बेटा अदर मेम्ब्रेन, दोनों जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा। अब एनसीईआरटी ने क्या कहा है, देखो बेटा जी, कि जब हम कोई भी सेल हो या बहुत सारी सेल्स हो, इन सेल को बेटा, इन सेल की जब हम लोग बेटा क्रशिंग करते हैं, क्रश कर देते हैं, तो बेटा उन्हें क्रशिंग करेंगे ना, तो क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, छोटे छोटे पीसों में क्या हो जाएगी बेटा? टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा। सेल मेम्ब्रेन होगी तो लिपिड भी तो होगा। तो सुनना बेटा, ये बहुत सारे बेटा स्मॉल पीसेस ये बन गए, इसमें लिपिड भी तो होगा। लिख देता हूं स्मॉल ऑफ लिपिड्स। अब बेटा होता क्या है कि स्मॉल पीस तो बन जाते हैं, और स्मॉल पीस चाहते भी है कि हम बेटा वो जो फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन थी ना, उससे फिल्टर होके कहा जाए, एसिड सोल्यूबल पूल में आ जाए। लेकिन बेटा ये आ नहीं पाते। पता है क्यों? कि जो स्मॉल पूल्स बने हैं ना बेटा, सॉरी ये स्मॉल बेटा जो पीसेस बने, ये सब के सब मिलके बेटा फॉर्म कर देते हैं, किसको बोलो जरा बेटा? वेसाइकल्स को। ये सब मिलकर वेसाइकल बना लेते हैं। बहुत सारे थे, इन्होंने मिलकर बेटा ये क्या बना दी? वेसाइकल्स बना दी। ये लो। और बेटा ये जो वेसाइकल्स होती है, कैन नॉट फिल्टर फ्रॉम चीज क्लॉथ, चीज क्लॉथ एंड बोलो बेटा जरा कौन? कॉटन। तो फिर बेटा जी जब ये नहीं कर पाई क्रॉस, तो फिर इनको किस में मान लिया? एसिड इंसॉल्युबल पूल। और बेटा जी जो एसिड इंसॉल्युबल पूल में जो आ गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट चाहे बेटा 800 डाल्टन हो, चाहे बेटा ना हो, उन सब को हम लोग क्या मानेंगे? बोलो जरा बेटा, बोलो ना, बोलो बोलो। उसको हम लोग मानेंगे बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल। अब बेटा मेरी बहुत अच्छे से गौर से मेरी बात सुनना कि बेटा जी मैक्रो मॉलिक्यूल में ओनली ये 4 चीजें आएंगी। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आता है पता है ना आपको? स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, सेलुलोज वगैरह भी आते हैं। सुनो ना बेटा, आप एक बात याद रखना कि जो पॉलीसेकेराइड में हो ना, वो मैक्रोमोलिक्यूल है, जो प्रोटीन हो वो मैक्रोमोलिक्यूल है, और बेटा जो न्यूक्लिक एसिड हो, डीएनए, आरएनए, वो मैक्रोमोलिक्यूल है। और इसके अलावा बेटा लिपिड कौन है? मैक्रोमोलिक्यूल। इनके अलावा कोई और वर्ड अगर आपको नजर आ जाए ना, तो बेटा आप समझ जाना कि वो मैक्रोमोलिक्यूल कौन है? माइक्रोमोलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, चाहे भले उनसे वो बन रहे हैं। अरे बेटा ओए, तो मुझे सुन लो 2 मिनट, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, और एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखाऊंगा एनसीईआरटी की, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, कि बेटा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको आ गया ग्लूकोज। ग्लूकोज तो पॉलीसेकेराइड नहीं है, बोलो आपकी ना, माइक्रोमोलिक्यूल। भले ही बेटा एमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से कौन बनती है? प्रोटीन। बट एमाइनो एसिड कौन होगा? माइक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन ही कौन होगी? मैक्रोमोलिक्यूल। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, माइक्रोमोलिक्यूल, बट लिपिड कौन है? मैक्रोमोलिक्यूल। फॉर एग्जांपल शुगर है और नाइट्रोजन बेस मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से कौन अटैच होता है? फॉस्फेट। तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से कौन बनता है? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। सिर्फ डीएनए और आरएनए कौन है? बोलो बेटा मैक्रोमोलिक्यूल। उनके अलावा जो भी कुछ बच गया वो कौन होगा? माइक्रोमोलिक्यूल। जैसे पूछे न्यूक्लियोसाइड माइक्रो, न्यूक्लियोटाइड माइक्रो,
नाइट्रोजिनस बेस माइक्रोमोलिक्यूल, समझ रहे हो ना। और जो माइक्रोमोलिक्यूल होगा वो प्रेजेंट होगा एसिड सोल्यूबल पूल में, और जो मैक्रोमोलिक्यूल होगा वो प्रेजेंट होगा एसिड इनसोल्यूबल पूल में। कोई दिक्कत बेटा? अब एनसीईआरटी ने क्या कुछ कर रखा है सुनना बेटा। एनसीईआरटी ने एक सेल को लिया है और उस सेल के थ्रू बेटा एनसीईआरटी आपको सिखाना चाह रही है कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट एसिड सोल्यूबल पूल है और कौन कौन से पार्ट बेटा एसिड इनसोल्यूबल पूल है। समझ रहे हो बेटा? अब देखो, मैं नहीं तुम मुझे आंसर करोगे, ध्यान रखना बेटा इधर, ठीक है। क्या बीमारी है ये? अरे क्वेश्चन आएगा बेटा, हाउ मेनी बिलोंग्स टू एसिड सोल्यूबल पूल और कौन एसिड इनसोल्यूबल पूल से है, ठीक है ना। देखो इधर, और देखो एक बात बताऊं, एनसीईआरटी ने एग्जांपल ही पता किसका ले रखा है? प्लांट सेल का। अब तो मुझे प्लांट सेल की बात तो करनी पड़ेगी, प्लांट सेल की बात करनी पड़ेगी तो किसकी बात भी करनी पड़ेगी? सेल वॉल की। समझ रहे हो ना। अब देखो इधर बेटा, ध्यान दो बेटा इधर बच्चा, हम चल रहे बेटा ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 147 पे। देखो बेटा जी, ये सेल, पहले तो सेल की स्टडी कर लेते हैं। अगर ये प्लांट सेल है ना तो ये कौन होगी? सेल वॉल। बोलो हाँ की ना। इसके अंदर ये कौन प्रेजेंट होगी? अरे दोस्तों बोल दो ना, सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अरे सेल कंपोनेंट तीन ही तो होते, सेल बाउंड्रीज, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। बोलो हाँ की ना। तो बेटा मान लीजिए ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, और बेटा रेस्ट पार्ट मैंने कौन बना दिया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन रिप्रेजेंट होते हैं? बोलो बेटा साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट होते हैं, बताएगा मुझे कोई? एक तो साइटोसोल और एक कौन? ट्रोफोप्लाज्म। फिर ट्रोफोप्लाज्म में 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? सेल ऑर्गेनल्स और डिटोप्लाज्म। अब सबको भूल जाओ, इतना याद रख लो, साइटोप्लाज्म में कौन भी होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम। पता है ना बेटा? गोल्जी बॉडी, हर कोई सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है बेटा। बोलो हाँ की ना। और सेल ऑर्गेनल्स से बाद बेटा डिटोप्लाज्म भी आता है। डिटोप्लाज्म में कौन कौन होते हैं पता है ना आपको? डिटोप्लाज्म में नहीं पता आपको? अरे न्यूट्रिशनल सबस्ट्रेट होते हैं बेटा तुम्हारे, उसी में तो होते हैं डिटोप्लाज्म में। ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, सब किस्म होते हैं। बट चलो भूल जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे याद रख लो। इनके अलावा जो भी कुछ बची है ना वो साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म के बेटा 2 कैटेगरीज मैं बता देता हूं। इसी में कौन प्रेजेंट होता है? बोलो बेटा सेल ऑर्गेनल्स। और इसी में बेटा आपके प्रेजेंट होते हैं, बोलो तो जरा कौन बेटा? फूड सबस्ट्रेट या न्यूट्रिशनल सबस्ट्रेट, जिसको बेटा जी आप लोग डिटोप्लाज्म बोलते हो। अरे बेटा इसको समझाना मेरी मजबूरी है। न्यूट्रिशनल सबस्ट्रेट, सब कुछ इसी में होते हैं बेटा तुम्हारे, हर एक पार्ट। कौन सा? फॉर एग्जाम्पल इसी में ग्लूकोज, इसी में एमाइनो एसिड, इसी में बेटा फैटी एसिड, यहीं पर भी बेटा आपके पॉलीसेकेराइड, यहीं पर बेटा मतलब सब कुछ यहीं पर होता है, हर एक पार्ट। इन्हीं को बस आप तीनों से तो मिलकर बनते बेटा, ये आप याद रख लेना, इतने बस बहुत है। अब देखो इधर, अब बेटा मैं सेल से बता देता हूं, ये कौन है आपका? सेल वॉल, ठीक है बेटा। ये कौन है आपका? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। और ये साइटोप्लाज्म। चलो बेटा मुझे एक बात सोच के बता दो, अगर ये एक प्लांट सेल है तो सेल वॉल किस में आएगा? एसिड सोल्यूबल पूल या एसिड इनसोल्यूबल पूल? सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का,
और सेल्यूलोज क्या होता है? अरे सेल्यूलोज क्या होता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है। बोलो हाँ कि ना? ओ बेटा, सेल मेम्ब्रेन कहां आएगा? सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन का और लिपिड का। और प्रोटीन और लिपिड दोनों कौन होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। समझ रहे हो ना? तो बेटा सेल वॉल किस में आएगा बताओ जरा मुझे? एसिड इनसॉल्युबल पूल। सेल मेम्ब्रेन किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल। ओ बेटा, अगर मैं कोई भी सेल ऑर्गेनल्स आपको बताऊं, तो मैंने आपको बताया ना कि सेल ऑर्गेनल्स होते बेटा, उनके ऊपर भी कौन प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन। बोलो हाँ कि ना? और मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। अभी तो बताया था ना। तो सेल ऑर्गेनल्स भी किस में आएंगे? ये भी आएंगे आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में। ओ बेटा, ड्यूटोप्लाज्म में ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये किस में आएंगे? बोलो जरा बेटा जी, अरे बोलो ना। ये आपके आएंगे बेटा एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर। मैं आपको एक बात बताऊं, एनसीईआरटी ने की लाइन लिखी है। और न्यूक्लियस किस में आएगा? अरे इस पर भी तो मेम्ब्रेन है। ये भी किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आएगा। बेटा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 147। बताना बेटा वो ट्रू है कि फॉल्स है। एनसीईआरटी ने लिखी है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स, समझ रहे हो ना, माइक्रोमोलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल वॉल। ट्रू और फॉल्स? अरे ट्रू और फॉल्स? फिर सुन लो, बहुत मेरी बात गौर से सुनना। ये साइटोप्लाज्म ही है बेटा। भले ही साइटोप्लाज्म के सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं? एआईपी, एसिड इनसॉल्युबल पूल। बट बेटा ये भी तो साइटोप्लाज्म का पार्ट है। अब मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, मेरी लाइन बहुत गौर से सुनना, एनसीईआरटी की लाइन है कि बेटा जी माइक्रोमोलिक्यूल्स या बेटा एसिड सॉल्युबल पूल्स आर रिप्रेजेंट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल वॉल। यस, बिल्कुल सही है। और सेल मेम्ब्रेन तो कभी कर ही नहीं सकती, सेल वॉल कभी नहीं कर सकती, न्यूक्लियस कभी नहीं कर सकता। अब साइटोप्लाज्म ही तो रह गया। बोलो बाकी ना। अगर मुझे एक बात बताओ, साइटोप्लाज्म के अलावा आपको कहीं भी एसिड सॉल्युबल पूल मिल सकता है क्या? बोलो हाँ कि ना? नहीं मिल सकता है ना? तो इस बात को याद रखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं सिंपल सा, कि अगर आपको सेल के अंदर माइक्रोमोलिक्यूल चाहिए, क्या वो सेल वॉल में प्रेजेंट होगा? क्या वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा? क्या वो सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होगा? क्या वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा? नहीं। कहां प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से बेटा सेल ऑर्गेनल्स को मैंने पहले अलग कर दिया है। समझ रहे हो ना? और समझ रहे हो बेटा? अगर तुम इससे कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो इस डायग्राम को बेटा मैंने बना तो तुमको दिया, बट आप इसको इस तरीके से भी समझ लो, फिर तुम कहीं कंफ्यूज हो जाओ। बट बेटा ये तो तुमको पता होना चाहिए कि इसको बेटा यहां पर मैंने लिख दिया सेल ऑर्गेनल्स, और इस सेल ऑर्गेनल्स के अलावा बेटा रेस्ट जो पार्ट है उसको मैंने साइटोप्लाज्म बोल दिया। बट बेटा ये कहना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बिकॉज साइटोप्लाज्म का पार्ट ही होता है कौन? सेल ऑर्गेनल्स। बट बेटा अगर ऐसे समझ में आ जाए तो आप ऐसे लिख लो, सेल ऑर्गेनल्स एसिड इनसॉल्युबल पूल। समझ में आ गया? आपको एक बात बता रहा हूं ना, पर बेटा थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बिकॉज मैं एक क्वेश्चन और कराता आपको, पता है क्या? कि बेटा साइटोप्लाज्म एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। बट बेटा एसिड सॉल्युबल पूल केवल किसको रिप्रेजेंट करता है? साइटोप्लाज्म को। समझ रहे हो ना? क्योंकि बहुत प्यारी लाइन है बेटा। तो तुमको मैंने जैसे पहले पढ़ा रखा था ना, आप उसी तरीके से बेटा लिख लेना। ज्यादा यार क्यों फालतू में इतना इजी बनाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं हो जाना चाहिए बस। अब जिन बच्चों ने सेल का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, तो इनकी समझ में आ गया होगा बेटा। साइटोप्लाज्म के टू पार्ट्स, एक बेटा सेल ऑर्गेनल्स और एक बेटा मैंने लिख दिया ड्यूटोप्लाज्म। बेटा अरे चुप हो जाओ,
एसिड इनसॉल्युबल पूल, और बेटा ये मैंने लिख दिया आपको एसिड सॉल्युबल पूल। और ये लिखने के बाद जितने स्टार लगाऊं उतने स्टार कम, ये छप गई लाइन। प्रिंटर वाले ने बोला है कि लाइन छप चुकी है। माइक्रोमोलिक्यूल आर represent the cytoplasm अब साइटोप्लाज्म बेटा सेल में ही होगा। कोई दिक्कत बेटा किसी को? बट इसके नीचे एक लाइन लिखा दूं, बट करके क्या लिखाऊंगा? बट बेटा साइटोप्लाज्म कैन रिप्रेजेंट एसिड सॉल्युबल पूल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये दोनों को कर सकता है, बिकॉज सेल ऑर्गेनल्स किस में आ रहे हैं बेटा? एआईपी में आ रहे हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप मुझे बताना बेटा वो एसिड सॉल्युबल पूल का है कि एसिड इनसॉल्युबल पूल का है। चले आगे डॉक्टर साहब। टाइम हो गया, 2 मिनट भी नहीं है, है? चलो कोई बात नहीं, एक बात और गौर से सुन लो। पेज नंबर 147 पर बेटा एक टेबल और बनी हुई है, वो इस सेल के बारे में है कि सेल का बेटा कंपोजिशन दिया हुआ है, सेल में कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे कम, ऐसा कुछ दिया गया है ना। मतलब उसमें वाटर का कंपैरिजन करा रखा है ना। वाटर भी है उसमें, और कौन भी है? प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, लिपिड भी है, सब कुछ है बेटा उसके अंदर। ठीक है, चलो बेटा। सर 2 मिनट दे दो बस। सर मेरी क्लास में सर 5 मिनट सर खा गए ना यार, तो सर आप मेरे साथ भी ऐसे रूड मत रहिए, फिर तुमको तकलीफ हो रही होगी बेटा, है ना, तभी आपने मुझे टाइम बताया। गलती नहीं है बेटा तुम्हारी, तुम मुझे याद करोगे, वो तो अभी भी करते हो, लेकिन तब और ज्यादा करोगे। तेरी गलत फहमी है ये रविंद्र, वो गलत फहमी मेरी नहीं है, वो तुम्हारी है, ठीक कर दूंगा बहुत जल्दी। सेल कंपोजिशन की बेटा मैं अगर बात करूं, देखो तुम एक तरीका अपनाना बेटा, और रटना नहीं। उसका मैंने बताया ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन ज्यादा होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां मिलाता है? ओशियन में, OCN। अब इसको आप कंपैरिजन पता है बेटा, सेल उसी से कर दो आप, प्लांट सेल से। एक बात बताओ, प्लांट सेल की सेल वॉल में सबसे पहले, प्लांट सेल में सबसे पहले आपको क्या मिली थी? सेल वॉल, है ना। इसके अंदर आओगे तो कौन मिलता है? प्लाज्मा लेमा, हाँ की ना। अब प्लाज्मा लेमा का अंदर चले जाओगे, 2 चीजें आपको मिलती हैं, एक तो साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। बोलो हाँ की ना। और ज्यादा कौन होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। पता ना, कोई भी न्यूक्लियस हो बेटा सेल का 60% पार्ट कवर कर लेता है। ऐसा सर ने बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला? सेल के बेटा कोई भी सेल हो, उसका न्यूक्लियस जो होता है उसका 60% पार्ट कवर कर लेता है। अरे बेटा न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, सेल का सेपरेट पार्ट होता है न्यूक्लियस। गलती मत करना कि न्यूक्लियस कोई सेल ऑर्गन नहीं बेटा, वो अलग ही होता है। सेल के कंपोनेंट के 3 पार्ट आपने पढ़े होंगे ना, सेल बाउंड्रीज, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। चलो कोई बात नहीं, प्लाज्मा लेमा के अब हम अंदर आ गए। ओए बेटा अंदर कौन मिलेगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मिलेगा ना बेटा। इसके बाद कौन मिलेगा फिर? साइटोप्लाज्म। इसके बाद मिलेगा आपको ये, अब ना हो रहे तुम चुप, सुनो अब इधर देखो। अब पता बेटा आप कैसे याद रखना है, तरीका तो पता लग गया ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। देखो बेटा
वॉल से W बोले तो बेटा वाटर सबसे ज्यादा। अब एक बार तरीका सिखा रहा हूं, फिर तुमको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर जाओगे को, अब सेल वॉल के अंदर कौन मिलती है? प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा में कौन आ रहा है? पी बोले तो बोलो बेटा जरा कौन? प्रोटीन। सेकंड नंबर पर प्रोटीन आ जाती है, ठीक है बेटा। और अंदर जाओगे तो न्यूक्लियस आ जाएगा। न्यूक्लियस से बहुत मिलता जुलता सा वर्ड है न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया? सी से आपकी समझ में आ जाएगा कौन? बोलो बेटा कार्बोहाइड्रेट। अब देखो प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो इसके बाद कौन रह जाएगा? लिपिड रह जाएगा। और लिपिड के बाद बेटा कौन रह जाते हैं? आयंस रह जाते हैं। लगा दो बेटा ग्रेटर देन वाला साइन, बस हो गया। समझ में आया? अब इसको भूल जाना और इसको याद रख लेना। मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा सेल के अंदर कौन होता है? वाटर। और परसेंटेज याद नहीं रखना है, सिर्फ सीरीज याद रख लेना। सेकंड नंबर पे कौन? प्रोटीन, है ना बेटा। और फिर कौन आता है? न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कौन? आयंस। कोई तकलीफ बेटा किसी को? ये एक टेबल दी हुई है ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 147 पे, इसको बेटा आप एक बार देख लेना। कोई दिक्कत किसी को? बार बार मन में मत रखना। वॉल वाटर, अंदर आएगी प्लाज्मा लेमा प्रोटीन, अंदर आएंगे तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड, साइटोप्लाज्म से सी से कार्बोहाइड्रेट। अरे बेटा तरीका मैंने सिखाया था थोड़ा सा। चलो बेटा थैंक यू सो मच।